ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ पवन करुणरे, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी, और इसी के साथ जो अलजेब्रा के चैप्टर्स है वो इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, और उसके बाद वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री करके ये क्रैश कोर्स हम लोग ख़त्म कर देंगे। इस क्रैश कोर्स के अंदर लेक्चर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, मैं सच कहता हूँ। आई होप कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी, अब देखो, अलजेब्रा के चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना, जो मुझे लगता है हमेशा कि लॉजिकल होते हैं। अलजेब्रा उसी को आती है जिसका लॉजिक स्ट्रांग है, जिसका सोचने का तरीका स्ट्रांग है। कुछ स्टूडेंट मैथ्स को ऐसे पढ़ते हैं, चलो यार ये भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ये भी क्वेश्चन रट्टा मार लेंगे, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, ये याद रख लेंगे। एक्चुअली मैथ्स, मुझे लगता है कि मैथ्स इज़ द थिंग विच डिफाइंस द वर्ल्ड। मैथ्स वो चीज़ है जो पूरी दुनिया को डिफाइन करती है। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। न्यूटन ने कहा कि जो मासेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट विथ हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स, ये उसको पता चला विथ मैथमेटिक्स। F=G m1 m2/r²। सो मैथमेटिक्स वो चीज़ है जो दुनिया को डिफाइन करती है, और जिसका भी लॉजिक अच्छा है ना, वो आराम से मैथमेटिक्स को पढ़ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉजिक लगाना है क्वेश्चंस में और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस लेक्चर को फॉलो कीजिए, और उसके बाद PYQs करना मत भूलिए। ये नहीं कि बस लेक्चर देख लिया और फिर चले गए, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का सिलेबस पहले देख लेते हैं जो NTA में मेंशन था। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फिर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स और प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही सिंपल सा सिलेबस मेंशन था NTA के नोटिस में। हम लोग इसमें भी बहुत डीप में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है? सो प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी भी पॉसिबिलिटी को नंबर्स में डिफाइन करना, कि कोई चीज़ हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसको नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन करना उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जिस चीज़ की हम लोग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, तो उसमें हेड आएगा कि टेल, ये हम बता रहे हैं। सो टॉसिंग अ कॉइन इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसका अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहूँ तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, या फिर किसी पैक ऑफ कार्ड्स में से कार्ड निकालना। सो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक से ज़्यादा आउटकम होने चाहिए, और वो सभी आउटकम्स नॉन प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। जैसे कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ, सो वी डोंट नो कि हेड आएगा या टेल। सो टॉसिंग अ कॉइन क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी होती है वो इन्हीं रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? इट इज़ द, ये सब चीज़ें पढ़ रखी है यार हमने 10 तक, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये कवर कर रहा हूँ। सैम्पल स्पेस क्या होता है? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी चीज़ तुमने की है उसके सभी आउटकम्स का जो सेट होता है, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉसिंग अ कॉइन। सो टॉसिंग अ कॉइन में अगर मैं देखूंगा तो टॉसिंग अ कॉइन में मेरा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है? हेड आता है या फिर टेल आता है। तो ये हो गया मेरा सैम्पल स्पेस इन टॉसिंग अ कॉइन। अगर मैंने 2 कॉइन्स टॉस किए तो उसमें मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा? अब 2 कॉइन्स टॉस करने में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है बताओ? 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। या तो तुम्हारा हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज़ इन टॉसिंग 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स को टॉस करने में ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है। थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 6 पॉसिबिलिटीज़ है टोटल। 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। सो सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, थियरी पार्ट जो है वो मैं येलो पेन से लिख रहा हूँ, और जो क्वेश्चन वाले पार्ट्स हैं वो मैं वाइट पेन से लिख रहा हूँ। तो आपको जब नोट्स देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हाँ, जो येलो पेन में लिखा है वो हमारा थियरी पार्ट है, और जो वाइट पेन से हमने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन है। तो मुझे यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखना है। 3 कॉइन्स और टॉस्ट। अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करता हूँ तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा?
देखो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आएंगी। 3 कॉइन को अगर तुम टॉस करते हो तो हेड 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 आ सकता है, या फिर हेड हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर बताओ टेल हेड हेड आ सकता है है ना। और क्या क्या आ सकता है बताओ। एक हेड और दो टेल एच टी टी आ सकते हैं, है ना। टी एच टी हमने ले लिया, नहीं लिया, टी एच टी हो सकता है, या फिर टी टी एच हो सकता है, टी टी एच और ट्रिपल टी तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं इन टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स को देखो, तुम एक चीज़ नोटिस करो। जब मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस इफ n कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जब मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो मेरे सैम्पल स्पेस कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, है ना, सैम्पल स्पेस। या फिर ये मैं लिख सकता हूँ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स है 2, करेक्ट है। कौन से, हेड और टेल, ओके। अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ तो 2 कॉइन्स को टॉस करने के बाद मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं, तुमने देखा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो 4 आ रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर। 3 कॉइन्स को टॉस करने के बाद पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं 8, ठीक है। सो विच इज़ 2 क्यूब। तो इसी के पैटर्न में अगर मैं n कॉइन्स को टॉस करूंगा, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं n कॉइन्स को टॉस करूंगा तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। सो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस इफ n कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर तुम्हें बोला कि 4 कॉइन्स टॉस किए तो उसके सैम्पल स्पेस में टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे। एच 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 टी एच एच, जितने भी वेज में तुम लिख सकते हो एच और टी को, उतने सारे। एक्चुअली देखो ये हम लोग कर सकते हैं किससे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। हमने पिछले लेक्चर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उससे हमने देखा कि नंबर ऑफ वेज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, है ना, देखा कि नहीं। तो उसी से ये फॉर्मूले को हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। बताओ अगर मैंने n कॉइन्स टॉस किए तो मैं यूज़ करूँगा अपने कॉन्सेप्ट का फिल द वैकेंट प्लेसेस, फिलिंग द वैकेंट प्लेसेस। अगर मैं n कॉइन्स टॉस करूँगा तो मेरे पास n पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये जो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज है इसको फिल करने के, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो 2 वेज, इसको भी फिल करने के 2 वेज, इसको भी फिल करने के 2 वेज, इसको भी फिल करने के 2 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n। सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी ये जो फॉर्मूला है इसका ईजिली प्रूफ आ सकता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किसी कॉइन को थ्रो करने के बाद कितने होंगे, ठीक है। चलो, सैम्पल स्पेस इफ 2 डाइस आर थ्रोन, एक डाइस अगर मैंने थ्रो कर दिया तो सैम्पल स्पेस तो बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5 6 ये आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बट अगर मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो पहले तो मेरे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ये भी हम पीएनसी से निकाल सकते हैं। देखो 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो फर्स्ट डाइस पे पॉसिबल आउटकम्स 6 है, इंटू सेकेंड डाइस पे पॉसिबल आउटकम्स 6 है, सो 6 इंटू 6 36। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हो जाएंगे, 36, 2 डाइस को थ्रो करने के बाद। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट ये है कि उन 36 आउटकम्स को तुम्हें लिखना कैसे है। तो तुम्हें ऐसे लिखना है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 4, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 5, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 6। ये हो गए 6 आउटकम्स। और क्या हो सकते हैं, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, है ना। और ऐसे ही हम लोग लिखते चले जाएंगे, पूरे आउटकम्स मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 2 डाइस थ्रो करने के बाद जो भी सैम्पल स्पेस बनता है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए इसको तुम्हें ऐसे लिख के लेना है, ठीक है। ओ नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 5,3, ठीक है। ये लिख लेता हूँ मैं पहले, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी 5 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। अब अगर सम 5 आई है 2 डाइस थ्रो करने के बाद,
तो केसेस तो इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। फर्स्ट डाइस पे 1 आएगा, सेकंड डाइस पे 4 आएगा, फर्स्ट डाइस पे 2 आएगा, सेकंड डाइस पे 3 आएगा, फर्स्ट डाइस पे 3 आएगा, सेकंड डाइस पे 2 आएगा, या फिर फर्स्ट डाइस पे 4 आएगा, सेकंड डाइस पे 1 आएगा। ये तो हो गए जब मैंने तुमसे कहा सम 5 हो। बट मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी 9 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। तो ऐसे क्वेश्चन 2 डाइस पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर ये टेबल तुम्हारे पास है ना, तो ये टेबल तुम्हें ईजिली ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने का तुम्हें तरीका दे देता है। देखो यहाँ पे अगर सम 5 है तो मैं इस रो को ले सकता हूँ डायरेक्टली, इस रो में जितने भी होंगे उनका सम 5 होगा। इससे ज़्यादा और एक बात सुनो, तुमसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी लेस देन 5। सो लेस देन 5 वाले जो होंगे वो इसके ऊपर लाई करेंगे, और ग्रेटर देन 5 वाले होंगे तो इसके नीचे लाई करेंगे। तो वो भी क्वेश्चन तुम इजीली आंसर कर सकते हो। अगर तुमसे पूछ लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 एंड 2 डाइस आर थ्रोन, तो वो क्वेश्चंस भी तुम लोग इजीली आंसर कर सकते हो। तो इस वजह से आउटकम्स को इस तरीके से लिखना बहुत ही ज़्यादा एडवाइसेबल होता है जेई एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इफ एन डाइस आर थ्रोन, एन डाइस अगर मैं थ्रो करूँगा तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा, ये तो हम लोग बता सकते हैं, हमारे पीएनसी से 6 टू द पावर n होगा। करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। ट्राई करो। मैं 1 मिनट में आया। चलो कर लिया ये क्वेश्चन। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। ए कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड अपीयर्स अनदर कॉइन इज टॉस्ड, अदरवाइज ए डाइस इज थ्रोन, राइट डाउन द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो हम लोग एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। कॉइन टॉस करने के बाद अगर हेड आता है तो दूसरा एक और कॉइन टॉस करेंगे, और अगर टेल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक डाइस को थ्रो करेंगे। तो इसका सैम्पल स्पेस हमें लिखना है। तो पहले तो सैम्पल स्पेस लिखने में हमें पता है कि हेड आने के बाद कुछ और आ रहा है, टेल आने के बाद कुछ और आ रहा है। तो जब भी हेड आ रहा है तो हम लोग दूसरा कॉइन टॉस करें तो दूसरे कॉइन पे हेड आ सकता है या फिर दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है। ये दो हो गई पॉसिबिलिटीज़। अब अगर फर्स्ट कॉइन थ्रो करने के बाद टेल्स आया तो हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं, और डाइस थ्रो करने के बाद पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सैम्पल स्पेस क्या आएगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6। सो दिस विल बी द सैम्पल स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन। हेड आने के बाद दूसरा एक डाइस थ्रो, दूसरा एक कॉइन थ्रो कर दिया, और टेल्स आने के बाद एक डाइस थ्रो कर दिया। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी की तरफ, कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। इवेंट। सो इवेंट इज़ द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। हमें पता है कि सैम्पल स्पेस में हमें ऑल द पॉसिबल आउटकम्स का सेट मिलता है। अब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स के सेट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि उसमें से एक पर्टिकुलर आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ रहे हो तुम, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो सैम्पल स्पेस तो हो गया सभी आउटकम्स का सेट। सो उस सेट के सबसेट को कहते हैं इवेंट। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, मीन्स इट इज़ ए पर्टिकुलर आउटकम और ए सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स। ठीक है। चलो जैसे गेटिंग एन ऑड आउटकम इन थ्रोइंग अ डाइस, तो डाइस थ्रो करने के बाद सैम्पल स्पेस तो होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और जो हमें यहाँ पे गेटिंग एन ऑड आउटकम इन थ्रोइंग अ डाइस दे रहा है, मैं इसको मान लेता हूँ इवेंट ए। ठीक है। इवेंट ए गेटिंग एन ऑड आउटकम। गेटिंग एन ऑड आउटकम। तो ये इवेंट ए क्या आएगा, इवेंट ए आएगा 1 3 और 5। ठीक है। चलो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं अपने प्रोबेबिलिटी के असली टॉपिक पे, कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या होगी प्रोबेबिलिटी की। सबको पता है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं 1 मिनट में आया, रुको जस्ट। Okay. So the classical definition of probability is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स आगे क्वेश्चन में हमें यूज़ करने पड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स विच आर ऑपोजिट। जो हमारा इवेंट है उसके ऑपोजिट जो भी आउटकम्स होंगे उसको हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल मान लो ए कोई इवेंट है, गेटिंग एन ऑड आउटकम इन थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है, गेटिंग एन ऑड आउटकम। इन थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है, एक डाइस को थ्रो करने के बाद जितने भी हमें ऑड आउटकम मिलते हैं उनका जो भी सेट है उसको मैंने मान लिया ए। तो ऑब्वियसली ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 3 और 5। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा इसको छोड़ के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, दैट इज़ 2, 4, 6। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करूँ, गेटिंग एन ऑड आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स तो 3 है, टोटल आउटकम्स 6 हैं, सो दैट विल बी 3/6, 1/2। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैलकुलेट करूँ, सो दैट विल बी 3/6 फेवरेबल अपॉन टोटल, 1/2। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है 1। दिस इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में तुम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो उन सभी आउटकम्स की जो ए में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में तुम प्रोबेबिलिटी दे रहे हो उन सभी आउटकम्स की जो ए में नहीं है। तो ऑब्वियसली दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? इक्वल टू 1। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और ये तो क्वेश्चन आ गया अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 2 डाइस को थ्रो करने का, उसी पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 इफ़ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। अगर मैंने एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे सम मिले 7? तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये मैंने क्वेश्चन रखा है जिससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया आ जाए प्रोबेबिलिटी का। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें पता है, अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 36, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स मतलब ऐसे आउटकम्स जिनमें तुम्हें सम 7 मिल रहा है। तो जाओ यार अपनी डायग्राम पे। कहाँ पे है? क्या रहे हो? यहाँ पे देखो। अब सम 7 चाहिए हमें, सम क्या चाहिए हमें यहाँ पे? 7। तो 7 सम वाले कहाँ दिख रहे हैं? ये बड़े वाले डायगोनल में दिख रहे हैं। ट्याऊ 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 ट्याऊ। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 ऐसे केसेस हैं जिनमें सम 7 आ रहा है। 6 ऐसे केसेस हैं जिनमें सम 7 आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसके? 6। सो द आंसर विल बी 1/6। क्लियर है सभी को कैसे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी? क्लासिकल डेफिनेशन से बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ट्राई करो। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पीएनसी का प्रोबेबिलिटी में यूज़ आता है। ठीक है, इस वजह से मैंने पहले पीएनसी को कवर किया और उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर रैंडमली प्लेस्ड इन ए लाइन, फाइंड द चांसेस दैट द एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस। देखो, पहली चीज़ जो तुम्हें प्रोबेबिलिटी में करनी है वो है इवेंट मेंशन करना। लेट ए बी द इवेंट दैट एक्सट्रीम फ्रूट्स आर ऑरेंजेस। ए मैंने कोई इवेंट मान लिया जिसमें मेरे जो एक्सट्रीम फ्रूट्स है वो क्या है? ऑरेंजेस है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? फेवरेबल अपॉन टोटल, जो भी मेरे फेवरेबल आउटकम्स होंगे डिवाइडेड बाय जो भी मेरे टोटल आउटकम्स होंगे। अब देखो, 4 एप्पल और 3 ऑरेंजेस को मैंने एक लाइन में प्लेस कर दिया।
सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो उतने ही होंगे ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वही होंगे जिनमें तुम कितने वेज में उनको अरेंज कर सकते हो। समझ रहे हो तुम? इनको मैं अरेंज कर रहा हूँ एक लाइन में, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे इसके टोटल? तो टोटल तो आएंगे, इसको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? सो दैट विल बी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 लाइक एप्पल्स हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, 3 ऑरेंजेस है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और फेवरेबल क्या होंगे मेरे बताओ? फेवरेबल, अब जो फेवरेबल है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं ऑरेंजेस को रख रहा हूँ ये ऑरेंजेस फिक्स हो गए एक्सट्रीम पे, और मुझे बीच में रखना है 4 एप्पल और 1 ऑरेंज, है ना। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फेवरेबल तो 2 ऑरेंजेस को तो मैंने रख दिया एक्सट्रीम पे। अब इनको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 एप्पल्स एक जैसे हैं तो फेवरेबल भी मिल गए, टोटल भी मिल गए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। सो दैट विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। दैट विल बी इक्वल टू, आई थिंक, देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल लगेगा, 6 इंटू 7 1/7। सो 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ऑफ द एक्सट्रीम फ्रूट्स आर ऑरेंजेस। समझ रहे हो? सो प्रोबेबिलिटी हार्ड नहीं होता यार, जैसा कि मैंने कहा, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है, लॉजिक की। चलो क्वेश्चन ट्राई करूँ ये वाला। एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि भाई आप लेक्चर में ना, मतलब लेक्चर के बाद एक और PYQ सेशन लेके आओ। तो एक्चुअली उसका सीन अभी ऐसा है कि टाइम बहुत कम है हमारे पास। कितने दिन है? 20 दिन है, और इसमें हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उसका तुम्हें सॉल्व भी करना है। ये नहीं कि मैं ही पढ़ाता रहूँ सब कुछ। मैंने लेक्चर भी ले लिया, उसके बाद मैंने PYQ सेशन भी लिया है, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें थियोरी पढ़ना है खुद से, और फिर तुम्हें खुद से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। और अगर तुम्हें उसमें दिक्कत आ रही है, तो मैंने कब कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ? मैंने कहा क्या ऐसा कि मैं कभी भी अवेलेबल नहीं हूँ तुम्हारे लिए? मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि मुझे इंस्टाग्राम पे बस एक मैसेज कर दो, वो चाहे तुम्हारा क्वेश्चन हो या फिर कोई और क्वेरी हो, मैं तुम्हें आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 नेचुरल नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब मैंने क्या किया है, सेट ऑफ 20 नेचुरल नंबर से 2 नेचुरल नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनकी सम ऑड होगी पहले तो मुझे पता है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स। तो 20 नेचुरल नंबर्स में से 2 नंबर्स को सिलेक्ट करने के टोटल आउटकम्स होंगे 20C2 ऑब्वियसली, ये तो मुझे मिल गया। फेवरेबल कितने होंगे बताओ? फेवरेबल, अब मुझे जो है उनका सम चाहिए ऑड। और ऑड सम कब आता है? ऑड सम कैसे आता है? ऑड सम आता है एक इवन और एक ऑड नंबर को ऐड करके। करेक्ट है, यही सोचना होता है फेवरेबल आउटकम्स निकालने में, यही सोचना है। एक इवन और एक ऑड नंबर को ऐड करके ऑड सम आता है। इवन इवन को ऐड करोगे तो इवन ही आएगा, ऑड ऑड को ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा। तो कितने ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज है जिनमें मैं फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर से एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर चूज कर सकता हूँ? तो 10 इवन नंबर से, 10 ऑड नंबर से। तो एक इवन नंबर 10 में से चूज करने की प्रोबेबिलिटी 10C1 इंटू एक ऑड नंबर चूज करने की फिर से 10C1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 10C1 इंटू 10C1 divided by 20C2, that will be equal to 10 into 10 divided by 20 into 19, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो 10 to 20 कैंसिल हो गए, 10/19 इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट द सम विल बी ऑड। अब सेकंड क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम इवन होगी चलो इसका आंसर कौन करता है मैं देखता हूँ। एक्चुअली इसमें तुम्हें करने की भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को। तुमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है सम ऑड होने की, कितनी आई? 10/19। मतलब बाकी की जो नंबर्स ऐड करने से सम आ रही है वो क्या होगी? ऑड ही होगी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली? प्रोबेबिलिटी 1 - 1 - 10/19, 9/19, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर तुम्हें सॉल्व करना है
तो मेथड 2 से तुम सॉल्व भी कर सकते हो केसेस बना के। तो हमें अब सम क्या चाहिए, हमें चाहिए सम इवन। तो सम इवन कैसे आएगी, एक इवन और एक इवन नंबर को ऐड करके, या फिर सम कैसे आएगी, या फिर प्लस एक ऑड और ऑड नंबर को ऐड करके। दो केसेस बनेंगे जिस केस में हमें जो सम है वो इवन मिलेगी, है ना। तो इवन और एक इवन नंबर चूज करना मतलब 10C1। अब तुमने एक इवन नंबर यहाँ पे चूज कर लिया, देखो 10 इवन नंबर्स थे, 10 इवन नंबर्स में से तुमने एक इवन नंबर चूज कर लिया 10C1, या फिर ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली दो चूज कर लो 10C2 है ना, प्लस दो ऑड नंबर चूज करने 10C2। सो योर आंसर विल बी, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 10C2। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10C2 डिवाइडेड बाय 20C2। इसको कैलकुलेट कर लो, देखो आंसर वही आता है क्या, क्रॉस चेक कर लो। सो दिस विल बी 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 20 इंटू 19, और इसका 2 चला जाएगा ऊपर। सो 2 से 2 गया, 10 इंटू 2 से 20 गया। सो आंसर विल बी 9/19 जो हमने पहले कैलकुलेट करा था। बट ये जो मेथड हमने यहाँ पे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, ये मेथड इसी की मैं बात कर रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। जो मैंने तुम्हें बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो यहीं पे यूज़ होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा इवेंट ए क्या था, सम इज इवन, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इवेंट था सम इज ऑड, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सम इज इवन। और दोनों का प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या आना चाहिए, 1 तो मैंने 1 से माइनस कर दिया डायरेक्टली, मुझे डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज तुम्हारा लॉजिक करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हमेशा सही रहेगा, तुम किसी भी मेथड से करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है टाइप ऑफ इवेंट्स। ये पूरा का पूरा जो है अभी थ्योरेटिकल चलेगा तो बस थियरी सुनते रहो। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और श्योर इवेंट मतलब जिसके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है। एग्जाम्पल तुम पढ़ सकते हो यहाँ पे तुम्हारे सामने, गेटिंग 7 ऑन ए थ्रो ऑफ सिंगल डाइस। तो डाइस थ्रो करके 7 आ ही नहीं सकता, सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। और गेटिंग ए नंबर लेस दैन 7 ऑन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। अब डाइस को थ्रो करोगे तो जो भी तुम्हारा नंबर आएगा वो 7 से लेस ही होगा, सो दिस इज ए श्योर इवेंट। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, ये थोड़ी सी पढ़ने वाली चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तुमने देखा होगा फुटबॉल में फुटबॉल के अगर तुम कोई चैनल देखते हो, एनालिसिस देखते हो, तो किसी भी फुटबॉल मैच से पहले ऑड्स इन फेवर या फिर ऑड्स अगेंस्ट ये दिखाता है कि किसी भी टीम के ऑड्स इन फेवर क्या है, ऑड अगेंस्ट क्या है। तो एक्चुअली ये होते क्या है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर मतलब, ऑड्स इन फेवर odds in favor is actually equal to number of favorable outcomes, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बोल सकते हो या फिर आउटकम्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, दिस इज ऑड्स इन फेवर, तो जब भी फेवर आता है तो ऊपर फेवरेबल होते हैं, जब भी ऑड्स अगेंस्ट होगा तो ऊपर अनफेवरेबल हो जाएंगे। तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होते हैं, सट्टा लगाते टाइम ये यूज़ होता है। ठीक है, बट मैथमेटिक्स पढ़ के फिर सट्टा लगाने में इसका यूज़ मत कर लेना नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो ये एक तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, ऑब्वियसली फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 1 मिलेगा। चलो क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्राई करो क्वेश्चन। A pair of fair dice is rolled. Find the odds against getting a total greater than 9. हमें क्या फाइंड करना है, ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग ए टोटल ऑफ 9, है ना। यहाँ पे मुझे शायद येलो पेन से लिखना था ना, क्योंकि मैंने कहा था थियरी में येलो पेन से लिख रहा हूँ, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं पढ़ते वक्त समझ जाना। ओके
अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन 9। ऑड्स अगेंस्ट फाइंड करना है हमें, ऑड्स अगेंस्ट। तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। ओके, तो पहले तो ऑड्स अगेंस्ट किसका फाइंड करना है? गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन 9। मतलब गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन 9 हमारा क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। इसी के ऑड्स अगेंस्ट फाइंड करने हैं हमें। समझ रहे हो ना? थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन 9, इसके अगेंस्ट फाइंड करना है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन 9। तो टोटल ग्रेटर देन 9 क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। टोटल ग्रेटर देन 9, तो 10 कब आएगा? तो एक्चुअली वो टेबल में देखना पड़ेगा, बट मैं बता देता हूँ। देखो 5 5 4 6 और 6 4, इन सब में सम क्या आएगा? 10 आएगा। 11 कब आएगा? 6 5 और 5 6 वाले केस में। और 12 कब आएगा? 6 6 वाले केस में। तो फेवरेबल कितने हो गए? 6 केसेस हो गए फेवरेबल। क्लियर है? अनफेवरेबल मतलब इनको छोड़ के। अब फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल कितने होंगे? 36 होंगे। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। तो फेवरेबल अगर 6 है तो अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे? 30। सो दैट विल बी 5:1। सो द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन 9 इज 5:1। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इवेंट्स: इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इक्वली लाइकली कौन से इवेंट्स होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। दोज इवेंट्स आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली। जैसे कि गेटिंग ऑड आउटकम एंड इवन आउटकम इन ए सिंगल थ्रो ऑफ फेयर डाइस। एक डाइस को अगर मैं थ्रो करूँगा तो ऑड आउटकम आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इवन आउटकम आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गए? इक्वली लाइकली। अगेन गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल, किसी कॉइन को थ्रो करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी 1/2। तो ये इवेंट्स भी कैसे हैं? इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो कभी भी साथ में नहीं हो सकते। साइमल्टेनियस ऑकरेंस इनकी इम्पॉसिबल है। जैसे अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूँगा तो गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर क्या आएगा? 1 3 5। क्लियर है? ऑड नंबर आने का सेट क्या आएगा? 1 3 5। और बी इवेंट क्या है? गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होगा? 2 4 6। अब ए एंड बी कभी साथ में नहीं हो सकते। ये ऑड नंबर और इवन नंबर एक डाइस को थ्रो करने के बाद साथ में नहीं आ सकता। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, दैट इम्प्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट। ठीक है? ये डेफिनेशंस है बस, बट डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, जैसा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी क्वेश्चन आए हुए। अब तुम पूछोगे कि सर कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिनमें इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसी में देख लो, इसी में देख लो। इसी में मैं एक सी इवेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ, गेटिंग प्राइम नंबर। तो एक डाइस को थ्रो करने के बाद प्राइम नंबर 2 3 5 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी अगर मैं करूँगा तो मेरे को मिल रहा है 3 and 5। दैट इम्प्लाइज ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिमिलरली बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ रहे हो तुम? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई इवेंट्स है कि नहीं, ये देखने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? ये देखने के लिए हमारे पास कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। द कंडीशन फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ऐसा भी तुम कह सकते हो। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पहचानना है कि कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन से इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली के लिए क्या कंडीशन होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर है तो वो दो इवेंट्स हो जाएंगे इक्वली लाइकली। और इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनके डेफिनेशंस के ऊपर। समझ रहे हो? तीसरा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन इक्वल टू सैम्पल स्पेस हो। जैसे एक डायस को थ्रो करने के बाद गेटिंग एन ऑड नंबर एक इवेंट हो गया और गेटिंग एन इवन नंबर दूसरा इवेंट हो गया। अगर मैं दोनों का यूनियन करूँगा तो मुझे सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएंगे।
सो दोज टू आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखने का कंडीशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1। अगर 2 इवेंट्स है तो, अगर 3 इवेंट्स हो तो, अगर वो 3 इवेंट्स एग्जॉस्टिव है कि नहीं ये चेक करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल होता है। समझ रहे हो? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं बाद में, पहले थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्ड्स में सबसे पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल एक डेक में। उसमें से 26 कार्ड्स रेड होते हैं, और दूसरे होते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। सो 26 कार्ड्स रेड होते हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। अब इसमें भी 26 में हार्ट और डायमंड होता है। अच्छा याद दिलाया, कार्ड्स खेलना। आज हम लोग कार्ड्स खेलेंगे फिर बैठ के दोस्त। तो हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं इस 26 में, और डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं। सिमिलरली ये जो ब्लैक के 26 कार्ड्स हैं इसमें स्पेड होते हैं और शायद क्लब होता है दूसरा, है ना? हाँ, क्लब। स्पेड के 13 कार्ड्स और क्लब के 13 कार्ड्स। तो ये जनरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्ड्स का। ठीक है, अब इसको मैंने याद कैसे रखा था एक्चुअली? तो मैंने ऐसे याद रखा था कि यार ब्लैक कार्ड्स जो है वो सी एस क्लब और स्पेड। सी एस के लोग काले होते हैं ऐसी ऐसी बस, सी एस के लोग काले होते हैं मन से तो सी एस के लोग काले होते हैं, तो सी एस क्लब और स्पेड, सो वो हो गए ब्लैक, और बचे हुए जो हर्ट और डायमंड है वो हो गए रेड। ऐसा मैंने याद रखा था, तुम लोग भी ऐसे याद रख सकते हो। नोट, अब इन 13 कार्ड्स में कार्ड्स होते हैं नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, और उसके बाद होता है किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, इन 13 कार्ड्स में कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं? नंबर्ड होते हैं 1 to 10, और फिर एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, और एक होता है जैक। अरे 1 to 10 होते हैं या 1 to 9 होते हैं? एस भी होता है ना? अब मैं भूल कैसे गया एक्चुअली। 1 to 9 होते हैं, 1 to 9, हाँ आई थिंक 1 to 9। हाँ मैं भूल गया कार्ड्स एक्चुअली, मैं कार्ड्स भूल गया, फक। अरे नहीं, 13 है ना, 13 है ना, 1 to 10 एंड किंग क्वीन जैक। लिटरली मैं भूल चुका हूँ क्या होते हैं। ठीक है, बाद में लेक्चर में देख लेंगे। एस किंग क्वीन जैक कार्ड्स, 13 कार्ड्स में कौन कौन से होते हैं यार? लिटरली मैं भूल कैसे गया ये चीज़? पता है, दिमाग में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सबसे बेसिक चीज़ है ना वो चीज़ भूल जाते हो। 13 कार्ड्स में आई थिंक 1 to 10 और एस किंग क्वीन। अच्छा मैं बता दूंगा तुम्हें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये मैं चीज़ भूल चुका हूँ, ये मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें से जो किंग क्वीन जैक है इनको कहते हैं फेस कार्ड्स, एस किंग क्वीन जैक इनको कहते हैं ऑनर्स कार्ड्स, और 10 जैक क्वीन इनको कहते हैं नेव कार्ड्स। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं एक। मैं भूल कैसे गया फिर? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। A card is drawn randomly from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the drawn card is neither a heart nor a face card. ठीक है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल तो 52 कार्ड्स होते हैं, और फेवरेबल क्या होगा? नाइदर ए हार्ट नॉर ए फेस कार्ड। मतलब हमें हार्ट भी नहीं चाहिए, हार्ट में 13 चले गए। और फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं 3, किंग क्वीन जैक। अब ये फेस कार्ड्स इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। तो हमें हार्ट भी नहीं चाहिए, फेस भी कार्ड भी नहीं चाहिए। तो हार्ट कार्ड तो हमने कट कर दिए, 3 फेस कार्ड उसी में आ गए। बाकी के इसमें से भी 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, मतलब और 9 कार्ड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और 9। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा? ये 30/52। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। सॉल्व भी कर सकते हो और ज़्यादा, हाँ 15/26। चलो नेक्स्ट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो 2 इवेंट्स ए एंड बी वो इंडिपेंडेंट होते हैं अगर ए के ऑकरेंस का बी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, देन दोज इवेंट्स आर कॉल्ड एज
इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसे कि एक डायस मैंने थ्रो किया और एक टॉइन कॉस किया नहीं, कॉइन टॉस किया। एक डायस मैंने थ्रो किया और एक कॉइन टॉस किया। अब डायस पे कोई भी नंबर आए उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा। सो टॉसिंग ए कॉइन एंड थ्रोइंग ए डायस, दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एक। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2013 में, और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें एक्चुअली इंडिपेंडेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका कुछ यूज़ भी नहीं होने वाला, बट ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। जेई एडवांस 2013 में ये क्वेश्चन आया था। देखो, 4 पर्सन इंडिपेंडेंटली एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उनके सॉल्व करने की ये प्रोबेबिलिटी है कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका तो है तुम केसेस बनाओ कि प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फर्स्ट पर्सन नॉट बाय सेकंड थर्ड फोर्थ, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय सेकंड पर्सन नॉट बाय फर्स्ट थर्ड फोर्थ, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय थर्ड पर्सन नॉट बाय फर्स्ट सेकंड फोर्थ। और भी बनाने पड़ेंगे, दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फर्स्ट टू बट नॉट अदर टू, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय थर्ड एंड फोर्थ बट नॉट अदर टू। बहुत सारे यहाँ पे केसेस बनेंगे, उससे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट इसको तुम और एक तरीके से कर सकते हो, कैसे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का यूज़ करके। तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ए क्या है, दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय वन ऑफ देम। यही इसी का तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो ए प्राइम क्या आएगा? ए प्राइम आएगा दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय नन ऑफ देम। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय नन ऑफ देम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम या फिर ए बार इसको कह सकते हो, इक्वल टू क्या होगा? 1। तो मुझे जो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, ए डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगी? दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय नन ऑफ देम। अब फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। सेकेंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, वो नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। थर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, नहीं करेगा, इसकी 3/4। और फोर्थ वाला सॉल्व करने की 1/8 है, नहीं करेगा, इसकी 7/8। सो इफ यू सॉल्व दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 21/32। 32 इंटू 8 कितना होगा? 32 इंटू 8 256। So the answer will be 256 minus 21, that will be equal to 235 by 256. This is the probability that the problem is solved by at least one of them. तो जब भी तुम्हें ऐसे केसेस दिखे जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे केसेस बना के सॉल्व करना है, वहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे उल्टा दिमाग लगाते हैं। प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको 1 से माइनस करेंगे, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो मिल जाएगी। समझ रहे हो तुम? और ये जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन था, इतना ईजी। ठीक है, चलो, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे एडिशन थ्योरम क्या होता है? तो बहुत ईजी होता है यार। अगर ए एंड बी दो इवेंट्स है विच आर एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। अगर मुझसे पूछा है कि दो इवेंट्स है ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नोटिंग पॉइंट देखो यहाँ पे, अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जिनके इंटरसेक्शन जीरो होता है, इंटरसेक्शन उनका 5 होता है। तो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए एंड बी एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो हमें पता है ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें यूनियन इक्वल टू सैम्पल स्पेस होता है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू सैम्पल स्पेस, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1, क्योंकि ए यूनियन बी इज कवरिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1। तो ये दो नोटिंग पॉइंट्स है। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, चलो। प्रोबेबिलिटी में ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके होते हैं, बस पढ़ने की चीज़ें हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, बस खत्म। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2008।
ये JEE 2008 का क्वेश्चन है। तुम वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हो जहां पर भी तुम्हें ज़रूरत लगे इन क्वेश्चंस में, ट्राई करो। कर लिया ट्राई? A die is thrown. Let A be the event that the number obtained is greater than 3 and let B be the event that the number obtained is less than 5. Then probability of A union B. कितना easy क्वेश्चन है और ये आया था JEE 2008 में। तो probability of A क्या होगा? पहले तो A इवेंट लिख लेते हैं। A क्या है इवेंट? दैट द नंबर ऑप्टेंड इज ग्रेटर देन 3, दैट इज 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आएगा? 3/6, दैट इज 1/2। सिमिलरली B इवेंट क्या है? दैट द नंबर ऑप्टेंड, B इवेंट क्या है? नंबर ऑप्टेंड इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 क्या होगा? 1 2 3 4। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 4/6, दैट इज 2/3। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई A इंटरसेक्शन B है। तो इन दोनों में अगर तुम इंटरसेक्शन देखोगे तो तुम्हें मिलेगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? 1/6, फेवरेबल अपॉन टोटल। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था उन लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6। पहले इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 6 आएगा। 3 प्लस 4 माइनस 1/6, so that will be 7/6 minus 1/6 विच इज इक्वल टू 6/6 जो कि आया 1 के इक्वल। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या फिर ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ए और बी कैसे हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था ऑप्शंस में, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, ए एंड बी आर दिस, ए एंड बी आर दैट। तो वो तुम्हें आंसर करते आना चाहिए। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था JEE मेंस 2003 में। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE मेंस 2003। देखो, ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है। तो मुझे चाहिए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल। ठीक है, तो पहले तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्यों? एक्चुअली ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होता है? पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। बट एक्चुअली अगर ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 है। तो इनका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन का? 0। दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी। सो दिस विल बी इक्वल टू 3x प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस x/4, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2x/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम तो आएगा सबका 12। ठीक है, सो 12x प्लस 3
प्लस 4, है ना, प्लस 3 माइनस 3x प्लस 6 माइनस 12x. सो दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा ये देखो, 12x में से 12x गया, माइनस 3x और 13 माइनस 3x बाई 12, 13 माइनस 3x बाई 12. अच्छा, इतना तो सर कैलकुलेट कर लिया, बट अभी भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कैसे निकाले. ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, बट इसके बाद सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कैसे निकालना है. तो इसके लिए तो कोई इनइक्वालिटी चाहिए. अगर तुम्हें पॉसिबल वैल्यूज का सेट निकालना है तो उसके लिए कुछ इनइक्वालिटी चाहिए, और अब तक तो कोई इनइक्वालिटी हमने पढ़ी ही नहीं. पढ़ी है कौन सी, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1. प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, इन बिटवीन 0 to 1. तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करना था और उसी के ऊपर जेई ने क्वेश्चन बना दिया. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3x+1 डिवाइडेड बाई 3, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1. सेकेंड, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1 - x/4, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, है ना. जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1 - 2x/2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1. और चौथा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है 13 - 3x/12, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. अगर मैं इन सभी को सॉल्व करूँगा, ऑब्वियसली इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ. तो x मुझे मिलेगा इन बिटवीन, है ना, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 0 से 3 के बीच में, फिर सब तरफ से -1 कर दो तो ये आएगा -1 से लेके 2 के बीच में, फिर 3 से डिवाइड कर दो तो -1/3 से लेके 2/3, -1/3 से लेके 2/3. तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे सबको, है ना. इसी तरीके से अगर मैं सबको सॉल्व करूँगा तो ये जो है 1 - x/4 वाला, ये आएगा x इज बिटवीन ग्रेटर दैन इक्वल टू -3, लेस दैन इक्वल टू 1. ठीक है, इसको तो सॉल्व करना आता है ना, बेसिक इनइक्वालिटीज है ये. यहाँ पे अगर मैं x को सॉल्व करूँगा तो x विल बी बिटवीन -1/2 टू 1/2. और यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे x आएगा 1/3 से लेके 13/3. देन इन सब का तुम्हें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करो और सब का इंटरसेक्शन लो. सो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, अगर मैं इन सभी सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लूँगा तो मुझे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2. ठीक है, तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव या फिर इक्वली लाइकली है, इनका डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनके डेफिनेशन से आते हैं. समझ रहे हो. चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो कि है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ से जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और एक कौन सा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इनके ऊपर ही सारे क्वेश्चन जेई में बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन. अब तक तो बस फेवरेबल अपॉन टोटल कुछ भी कर रहे थे, बस एक ही तरीका कर रहे थे, फेवरेबल अपॉन टोटल. अब यहाँ से थोड़ा सा अपना सही में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है. तो लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैम्पल स्पेस एस. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी वेयर बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये हमसे कहना चाहता है कि यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गिवन दैट कि कोई एक इवेंट पहले ही हो चुका है, बी इवेंट पहले ही हो चुका है, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. इसका मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ. देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि मान लो अपना गॉड है सचिन तेंदुलकर, है ना, क्रिकेट का गॉड सचिन सचिन तेंदुलकर. अब सचिन तेंदुलकर ने टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी खेली है ओडीआई में. ठीक है, ओडीआई में 491 कुछ इनिंग्स खेली है. मुझे अभी करेक्ट स्टैट्स याद नहीं है, बट जितने भी याद है मैं बता रहा हूँ. 491 इनिंग्स खेली है. उसमें सचिन के हंड्रेड्स कितने हैं, 49. और 50s कितनी है, अब 50s तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितनी है, बट कुछ 156 है. तो मान लो मैं तुम्हें एक कंडीशन दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट सचिन स्कोर्स 100,
probability that Sachin scores 100 given that he already scored 50. मैंने अब तुम्हें यहाँ पे कंडीशन दे दी. कंडीशन क्या है कि वो ऑलरेडी 50 स्कोर कर चुका है, वो ऑलरेडी हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुका है. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 स्कोर करेगा. तो ऑब्वियसली अब जो तुम्हारा सैंपल स्पेस बनेगा वो टोटल नंबर ऑफ इनिंग से नहीं बनेगा. वो 50 पे ऑलरेडी है और 156 टाइम्स उसने 50 बनाया, उसमें से 49 टाइम्स उसने 50 को 100 में कन्वर्ट करा है. तो अब तुम्हारा सैंपल स्पेस होगा नीचे, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो क्या होंगे, वो होंगे ये 50s. टोटल नंबर ऑफ 50s है ना, टोटल नंबर ऑफ 50s, ऐसा मैं कह सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ 50s. और फेवरेबल आउटकम्स कैसे हैं, कितने कि कितनी बार उसने उन 50 को 100 में स्कोर किया है. तो यहाँ पे आएगा 100 इंटरसेक्शन 50, मतलब कितनी बार उसने 50 को 100 में स्कोर किया है. और अगर मैं इसको टोटल से डिवाइड करूँगा तो मुझे ऊपर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए इवेंट था हमारा सचिन स्कोर से 100 और बी इवेंट था ही ऑलरेडी स्कोर्ड है 50. तो ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. समझ रहे हो. ये हमारा ए इवेंट है और ये हमारा बी इवेंट है. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे. एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम कर लो. देखो, एक फेयर डाइस को मैंने रोल किया और एक फेयर डाइस को रोल करने के बाद ए इवेंट है जिसमें सम ऑफ टू रोल्स इक्वल 6 आ रहा है ना. ए इवेंट क्या है जिसमें रोल्स का सम जो है वो 6 आ रहा है. अब एक्चुअली वो हम लोग उस टेबल से करेंगे, बट यहाँ पर भी कर सकते हैं. 1,5 2, देखो कितने होंगे, 1,5 2,4 3,3 फिर 4,2 5,1, 5 होंगे. तो ए में 5 आउटकम्स आएंगे. तो डायरेक्टली मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देता हूँ. जो भी हमें चाहिए वो हम लोग बाद में ले लेंगे. अच्छा, ए इवेंट लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे. तो ई इवेंट क्या होगा, 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 एंड हाँ 5. ओके. और बी इवेंट क्या है, सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस. सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस मतलब 1,1 या फिर 2,2 3,3 4,4 5,5 या फिर 6,6. दिस इज बी इवेंट. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ए गिवन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. सो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब बी इवेंट क्या है, सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/36. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि सम भी 6 आ जाए और सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस भी हो. तो अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 3,3. और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी 1/6. समझ रहे हो, इजी सा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. और ये क्वेश्चन जो है वो आया था जेई एडवांस 2017 में. ओके, ट्राई करो इस क्वेश्चन को. मैं आता हूँ 1 मिनट में.
चालू है। हाँ, तो कर लिया जी एडवांस 2017 का क्वेश्चन, जहाँ पे तुम्हें इजीली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 2/5। देन पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बतानी है, तो ये इजी लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कैलकुलेट करना। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू हमें क्या गिवन है 1/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट सिंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1/2। यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट। और मुझे गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2/5, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है 1/3, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मुझे पता है कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1/3, सो इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/15। अब वाई इंटरसेक्शन एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई दोनों तो सेम ही होते हैं ना यार, दोनों में थोड़ी ना डिफरेंस है। तो यहाँ से 2/15 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1/2। सो दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या मिला मुझे यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आएगा 4/15। 4/15, दिस इज करेक्ट आंसर। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन तो इजी था जी, एडवांस में ऐसा ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी देते हैं फिर कुछ क्वेश्चन हार्ड कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्राइम गिवन वाई। अब इसको सॉल्व करना हार्ड है थोड़ा सा, जिनको नहीं पता कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जहाँ पर भी तुम्हें दिक्कत आए सॉल्व करने में, अरे वेन डायग्राम्स तो पड़ा हुआ है ना अपने पास, वेन डायग्राम्स क्या कहीं पे गया है क्या, नहीं गया वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स तो हमेशा होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसमें देखो पहले तो एक्स इंटरसेक्शन वाई जीरो है क्या, क्योंकि वेन डायग्राम बनाने के लिए एक्स इंटरसेक्शन वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई तो जीरो नहीं है ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम। देखो ये एक्स और ये वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्राइम गिवन वाई। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, करेक्ट है। मतलब मुझे एक्स प्राइम का इंटरसेक्शन चाहिए वाई के साथ। अब एक्स प्राइम क्या होगा, एक्स प्राइम मतलब एक्स को छोड़ के सभी स्पेस, है ना, एक्स को छोड़ के जितना भी है दिस विल बी एक्स प्राइम, है ना, दिस इज एक्स प्राइम। और उसका इंटरसेक्शन करना है मुझे वाई के साथ। तो अगर मैं उसका इंटरसेक्शन लूँगा वाई के साथ तो दोनों में जो कॉमन है वो एरिया मुझे मिलेगा। और दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, ये वाला। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई। बट हमें एक्स प्राइम की प्रोबेबिलिटी पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इस एरिया को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये एरिया वही तो है, ये एरिया वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई ही तो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितनी मिली थी, एक्स इंटरसेक्शन वाई गिवन थी नहीं 2/15। सो दिस इज 2/15 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी है 4/15। So which will be equal to 1/2, 1 minus 1/2 equal to 1/2. So probability of x prime given y क्या आया 1/2. So this is conditional probability, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक था, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। इसी को लेके हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बनता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये एक और फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। ये कहाँ से आया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया, बस जो उसका डिनोमिनेटर था उसको मैं उधर ले गया है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, है ना, इसका अगर तुम प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ देखो यहाँ पे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया है। प्रूफ क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ना, बी गिवन ए, या फिर इसको तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ हो जाएगी, कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं रहेगा। चलो, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमें पता है कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है मतलब बी के होने या फिर ना होने से ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा। और अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑब्वियस ही चीज़ है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है तो बी को ए के होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या हो जाएगा, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये चेक करने का तरीका होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, एग्जॉस्टिव का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1। वैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स को चेक करने का ये मेथड होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे आया था जेई 2005 में और जेई 2014 में। ठीक है, 2 बार आया था ये क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या होती है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की क्या होती है, इंडिपेंडेंट की क्या होती है, ट्राई करो। चलो कर लिया ट्राई। ए एंड बी 2 इवेंट्स है, तो पहले तो अगर वो इक्वली लाइकली है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो उसके लिए हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन का यूज कर लो। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे मुझे पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला हमें लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी की तो प्रोबेबिलिटी है 1/6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/4, तो -1/4। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6, ये तो डायरेक्टली मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 1/4 या 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? क्वेश्चन में मैंने गलत लिखा है क्या फिर, जेई का क्वेश्चन है तो शायद मैंने क्वेश्चन में गलत लिखा है, वेर ए स्टैंड्स फॉर, अच्छा, मैं पता चल गया मुझे क्या गलती हुई है। देखो, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हुई थी। वेर ए प्राइम होना चाहिए, स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है, यहाँ पे होना चाहिए ए प्राइम, वही मैं सोचूं। तो यहाँ पे ए प्राइम होना चाहिए एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इक्वल टू 1/4। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी 3/4, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम 1/4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी 3/4। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो यार क्वेश्चन में, आई एम सो सॉरी। जिन लोगों का भी सॉल्व नहीं हुआ था वो लोग करेक्शन करके अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये जेई में, तो मैं अभी भी पॉज ले लेता हूँ, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा 3/4, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 1/2 और ये 1/6 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा 1/2 माइनस 1/6 विच विल बी इक्वल टू 1/3, है ना। हाँ करेक्ट। तो क्या ये दोनों इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली के लिए कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट ए की तो प्रोबेबिलिटी 3/4 है, बी की 1/3 है, तो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, ए एंड बी आर नॉट इक्वली लाइकली। एक तो मुझे मिल गया कि इक्वली लाइकली तो नहीं है, तो जिस भी ऑप्शन में लिखा है कि दोनों के दोनों इक्वली लाइकली है वो ऑप्शन तो पहले मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है।
इक्वली लाइकली वाले ऑप्शन पहले हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कौन से हैं भाई, इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। ओके, अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन जीरो होता है। बट यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन तो दिख रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया यार, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, यही ऑप्शन करेक्ट होगा ऑब्वियसली। चेक कर लेते हैं कि या क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये होती है कंडीशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो चेक कर लेते हैं कि यह क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मुझे मिल रहा है 1/4। सो 1/4 क्या इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/4। 1/3 इंटू 3/4, यस बोथ आर इक्वल। सो दैट इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब है ए एंड बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली। और ये 2 बार जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन, समझ रहे हो। चलो लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी में, उस पर चलते हैं, जो कि ये बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है यार, फेवरेबल अपॉन टोटल, यहीं से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाती है। बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम कर लो। देखो बेस थ्योरम बहुत ईजी है, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा बेस थ्योरम, ये हमेशा ऐसे ही मुझे आता है नेचुरली। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन इसका देखा था जब मैं इसको पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था, और उसके बाद मुझे नेचुरली ये आ गया बेस थ्योरम। और इसका क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है ना, उसका एक ही मेथड होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड, उसी मेथड को फॉलो करना होता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा मेथड होता है। एक बॉक्स में 3 कॉइन है, एक कॉइन फेयर है, दूसरा हेडेड है, तीसरा वेटेड है। ठीक है, तो एक बॉक्स है, बॉक्स में 3 कॉइन है, एक कॉइन है फेयर, दूसरा कॉइन है हेडेड, और तीसरा कॉइन क्या है, तीसरा कॉइन है मेरे पास वेटेड, मतलब बायस्ड। हेडेड मतलब दोनों तरफ हेड वाला, और फेयर मतलब जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड इफ हेड अपीयर्स। तो उसमें से मैंने एक कॉइन निकाला और उस कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को टॉस करने के बाद मुझे पता है हेड आ चुका है। ठीक है, कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आ चुका है, हेड आ चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फेयर कॉइन वो सिलेक्टेड। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे इवेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो हेड अपीयर्स ये मुझे गिवन है, गिवन इवेंट क्या है, हेड अपीयर्स, तो वो बी रहेगा, हेड अपीयर्स, है ना। और मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फेयर कॉइन वॉज सिलेक्टेड, तो ई इवेंट क्या रहेगा, फेयर कॉइन वॉज सिलेक्टेड। क्यों मैंने ऐसे लिखा इवेंट्स, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट फेयर कॉइन वॉज सिलेक्टेड गिवन दैट हेड अपीयर्स। यही तो मुझे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये तो आपने आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या रहेगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, मतलब तुम्हारा फेयर कॉइन भी सिलेक्ट हो रहा है, फेयर कॉइन सिलेक्ट भी हो रहा है, और हेड भी आ रहा है। फेयर कॉइन सिलेक्ट होकर क्या आ रहा है, हेड भी आ रहा है। तो फेयर कॉइन को सिलेक्ट करना, 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स में से फेयर कॉइन सिलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और उसमें टॉस करने के बाद हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। और ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 इंटू 1/2। ये तो आ गया ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर सॉल्व करना, देखो ये हमेशा सेम रहता है। डिनोमिनेटर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर्स। डिनोमिनेटर में बस इतना है कि तुम्हारा हेड आना चाहिए। तो हेड आने के तो यहाँ पे 3 मेथड्स है। क्या क्या है, पहले तो तुम फेयर कॉइन सेलेक्ट करोगे तुम्हारा हेड आएगा, या फिर तुम हेडेड कॉइन सेलेक्ट करके तुम्हारा हेड आएगा, या फिर वेटेड कॉइन सेलेक्ट करके हेड आएगा। तो हेडेड कॉइन सेलेक्ट करके हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अब हेडेड कॉइन है तो दोनों तरफ उसके हेड है, तो हेडेड कॉइन सेलेक्ट करके हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1। और वेटेड कॉइन पे प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो इसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगा, तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, या तो तुम फेयर कॉइन सेलेक्ट करके हेड ला रहे हो, और यू आर सेलेक्टिंग द हेडेड कॉइन एंड गेटिंग हेड, और यू आर सेलेक्टिंग द वेटेड कॉइन एंड गेटिंग हेड। तो इसका 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3। तो फाइनल आंसर क्या करे आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 3/11।
दिस इज हाउ ईजी द बेस थ्योरम इज। इतना ईजी है बेस थ्योरम, ठीक है। ट्राई करो खुद एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, और इसके क्वेश्चन हमेशा सेम टाइप के होते हैं तो सॉल्व करने में इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। ट्राई करो ये क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं कि इतना समझ में आया तुम्हें। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है कि बैग ए कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। बैग ए में 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स है। बैग बी में 2 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक बॉल मैंने रैंडमली ड्रॉ की ए से और बी में ट्रांसफर कर दी। पहले क्वेश्चन पढ़ो और अपना इवेंट्स लिख दो ए और बी। वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी एंड इज फाउंड टू बी वाइट, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट। तो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो तो ए इवेंट हो जाएगा। क्या ए इवेंट क्या होगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट। इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। और गिवन क्या है हमें, देखो गिवन क्या है, पढ़ो। वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी एंड इज फाउंड टू बी वाइट। वन बॉल इज सिलेक्टेड at random from B and is found out to be white and is white, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है, ये ट्रांसफर होने के बाद हो रहा है। ट्रांसफर होने के बाद बी में से हम लोग एक बॉल निकाल रहे हैं, और वो बॉल जो है वो बॉल हमें मिल रही है वाइट, ठीक है। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज वाइट गिवन दैट वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी एंड इज वाइट आफ्टर ट्रांसफर, या ना, ये ट्रांसफर के बाद हो रहा है, ये ध्यान देना। यही तो हमें निकालना है। जेई के स्टूडेंट हो यार, इतना तो समझ में आना चाहिए फास्ट फास्ट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। करेक्ट है। वर्ड्स पे जाना है सिर्फ वर्ड से हो जाते हैं ये प्रॉब्लम। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ट्रांसफर होने वाली बॉल भी वाइट है, और जो बॉल मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ बी से वो भी वाइट है। यही तो मतलब है। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ ए और बी बॉल। देखो यहाँ पे ए और बी बैग निकाल देते हैं। ये ए बैग है, ये बी बैग है। अभी ए बैग में है 3 वाइट और 2 ब्लैक, 3 वाइट 2 ब्लैक, और जो बी बैग है हमारा उसमें 2 वाइट और 2 ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल भी वाइट है, और जो बॉल हम लोग निकाल रहे हैं बी से वो भी वाइट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, कुछ भी नहीं समझ रहे ना। एक बॉल जो ए से ट्रांसफर की गई है बी में वो भी वाइट है, तो ए से मैं हाथ डाल के जब एक बॉल निकालूंगा बी में ट्रांसफर करने के लिए, तो उसकी वाइट आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। अब जब मैंने एक वाइट बॉल इससे निकाल के इसमें डाल दी, तो इसमें कितनी हो गई अभी, इसमें हो गई 3 वाइट और 2 ब्लैक। तो इसमें से अभी वाइट बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। तो ये हो गया सॉल्व ऊपर का, ट्रांसपोर्ट बॉल इज वाइट, और उसके बाद जो तुम बॉल निकाल रहे हो वो भी वाइट है, ये हो गया सॉल्व। नीचे का अभी, नीचे का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी एज फाउंड टू बी वाइट आफ्टर ट्रांसफर। अब कुछ नहीं कंडीशन है इस पे बस इतना निकालना है कि ट्रांसफर करने के बाद जो तुम बॉल निकाल रहे हो वो वाइट है। तो यहाँ पे बनेंगे केसेस, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बन रहे थे। क्या केसेस बनेंगे कि या तो तुम वाइट बॉल को ट्रांसफर करके वाइट बॉल निकाल रहे हो ये तो ऊपर ही सॉल्व कर लिया हमने, या फिर तुम ब्लैक बॉल को ट्रांसफर कर रहे हो विच इज़ द प्रोबेबिलिटी 2/5, और उसके बाद इसमें हो जाएंगे 2 वाइट और 3 ब्लैक, उसमें से वाइट निकाल रहे हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी 2/5। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर 9/13। खत्म क्वेश्चन। दिस इज हाउ इजी द बेस थ्योरम इज। इतना ईजी है बेस थ्योरम, समझ रहे हो। कि इसका एक और क्वेश्चन है करने के लिए, नहीं है, बट आई होप 2 क्वेश्चन से आपको बेस थ्योरम आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन भी, इसमें से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा कि कितना क्वेश्चंस का लेवल आता है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी भी एक्चुअली बहुत ईजी है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास, वी यूज़ we use this when each trial has we use this when each trial has 2 possible outcomes। जब भी किसी ट्रायल के 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। बस 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं तभी यूज़ करते हैं, ठीक है ध्यान देना। और वो आउटकम्स क्या होते हैं, या तो तुम्हारा जो सक्सेस है वो सक्सेस हो रहा है या फिर फेलियर हो रहा है। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। सक्सेस और फेलियर, ठीक है। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी पी।
मैं मान लेता हूँ कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, P, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, Q। कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो तुम, तो उसमें तुम्हारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है P, फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि तुम कोई जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs, और तुम PYQ सॉल्व कर लोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो अगर मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चंस दिए, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल सॉल्व 6 ऑफ देम, एग्जैक्टली 6 ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू सॉल्व 6 ऑफ देम, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट आर सक्सेस। समझ रहे हो, गेटिंग एग्जैक्ट आर सक्सेस। मतलब यहाँ पे थोड़ा पीएनसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा समझने के लिए, तो ध्यान से समझो। एक बार समझ गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट आर सक्सेस मतलब मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए, या फिर 5 लो, मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए, तुम्हारा सक्सेस रेट है 3/4 क्वेश्चन को सॉल्व करने का सक्सेस, तो फेलियर कितना आएगा, 1/4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम 5 में से 3 क्वेश्चन करेक्ट कर लो। तो ऐसा हो सकता है तुम पहला क्वेश्चन करेक्ट किए, तुमने तीसरा क्वेश्चन करेक्ट किया, चौथा क्वेश्चन करेक्ट किया, और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तुम गलत करके आ गए 1/4। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है तुमने पहला दूसरा तीसरा करेक्ट किया, तीसरा चौथा गलत कर दिए। तो कितने नंबर ऑफ वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, वही तो होगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेसेस। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ रहे हो। कितने वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, वही तो हो गया मेरा, और सबको ऐड करना, तो वही तो हो गया मेरा गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट आर सक्सेसेस। तो मुझे पता है इसको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ। अगर इस केस में मैं देखूंगा तो मैं कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 बार सक्सेस आ रहा है, तो ये लाइक है, तीनों लाइक टर्म्स है, तो बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5C3 NCR, n टाइम्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया, r टाइम्स सक्सेस लिया, NCR इंटू P⁻R Q⁻n−R। खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना ही था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है। सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पी एंड सी का यूज करके हमने इसको डिराइव किया, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली आर सक्सेस इज NCR P⁻R Q⁻n−R, जहाँ पे n इज द नंबर ऑफ टाइम यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, r इज द नंबर ऑफ टाइम यू वांट द सक्सेस, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो अगला क्वेश्चन तुम कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है, शायद ये कोई किसी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नहीं है, बट अगला वाला है, अगला वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस। तो एक पेयर ऑफ डाइस है, उसको मैंने थ्रो किया, और सक्सेस क्या है हमारा, गेटिंग ए डबलेट। अब गेटिंग ए डबलेट मतलब 2,2 लाना, 2 डाइस को थ्रो करने के बाद, तो 2 डाइस को थ्रो करने के बाद 2,2 आना, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 35/36। इतनी गंदी प्रोबेबिलिटी है इस फेलियर की। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। तो कितने ऐसे 6 टाइम्स मैंने थ्रो किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे सक्सेस मिलेगा ही नहीं, मतलब NCR P⁻R Q⁻n−R होता है ना फॉर्मूला। सो 6 टाइम्स मैंने थ्रो किया, मुझे सक्सेस 0 टाइम्स चाहिए। 1/36 इंटू 35/36 दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 35/36 ठीक है। अच्छा, कंसिडर ए डबलेट। डबलेट मतलब शायद 2,2 नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, डबलेट का मतलब है कि 1,1 2,2 3,3 4,4, ये होता है डबलेट, है ना। शायद मैं गांव का लड़का, है ना, गांव का देसी लड़का, मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं है, तो मुझे लगा कि डबलेट यार, डबलेट मतलब अपना ये होगा 2,2। तो डबलेट 2,2 नहीं होता, डबलेट मतलब 1,1 2,2 3,3 ऐसा होता है। ठीक है, तुम तो शहरी लोग हो, तुमको पता होगा। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, तो फेलियर की 5/6। तो कुछ नहीं होगा चेंज, बस इतना सा चेंज होगा, यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। आंसर क्या होगा फिर, 5/6 होल टू द पावर 6। दिस विल बी द आंसर। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 सक्सेस। तो एग्जैक्टली 1 सक्सेस अगर तुम्हें चाहिए, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, तो 6C1 1/6 टू द पावर एक सक्सेस, और बाकी के फेलियर 5/6 टू द पावर 5। ठीक है, इसको कंप्यूट कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो होगा। थर्ड, थर्ड क्या है, एटलीस्ट 1 सक्सेस, मतलब एटलीस्ट एक सक्सेस मिल जाए। एटलीस्ट एक सक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पे केसेस बनेंगे यार, एक सक्सेस का, एटलीस्ट एक सक्सेस का क्या आएगा, 6C1 1/6 टू द पावर 1, और 5/6 टू द पावर 5, 5 फेलियर। या फिर
2 सक्सेसेस हो सकती है, एटलीस्ट 1 सक्सेस बोला है ना, तो 1 भी हो सकती है सक्सेस, 2 भी, 2 बार भी सक्सेस मिल सकती है। ऐसे ही 6 बार हमने थ्रो किया है तो 6 1/6 टू द पावर 0, 1/6 टू द पावर 6 इंटू 5/6 टू द पावर 0, ये होगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है। तो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एटमोस्ट 1 सक्सेस, मतलब मैक्सिमम एक ही सक्सेस मिले। तो मैक्सिमम एक ही सक्सेस मतलब या तो 0 सक्सेस, तुम्हारे जैसा 0 सक्सेस रेट वाला, या फिर एक सक्सेस। तो एक सक्सेस, एटमोस्ट 1 सक्सेस है ना, तो 1/6 टू द पावर 1, 5/6 टू द पावर 5, दिस विल बी योर आंसर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन तुम कर लो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। In a hurdle race, a man must clear 9 hurdles. Probability that he clears a hurdle is 2/3. Find the probability that he knocks down fewer than 2 hurdles. Knocks down fewer than 2 hurdles मतलब वो क्या कर रहा है। पहले तो प्रोबेबिलिटी दैट ही क्लियर्स द हर्डल कितनी है क्लियर करने की, 2/3 है। ऑब्वियसली तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट क्लियर करने की, 1/3, ठीक है। और वो कितने टाइम्स 9 हर्डल्स उसको करने हैं, सो n = 9। और हमें सक्सेस कितनी बार चाहिए उसमें, देखो दैट ही नॉक्स डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, मतलब सक्सेस हमें चाहिए एटलीस्ट 8 बार, है ना। समझ रहे हो तुम, मतलब इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तुम क्लियर करने को सक्सेस मान लो, या फिर नॉट क्लियर करने को सक्सेस मान लो। समझ रहे हो तुम, या तो तुम क्लियर करने को सक्सेस मान लो, या फिर तुम नॉट क्लियर करने को सक्सेस मान लो। तो सक्सेस किसको मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं क्लियर करने को सक्सेस मान लेता हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा सक्सेस है पी, ये मेरा फेलियर हो जाएगा क्यू। तो उसको फ्यूअर देन 2 हर्डल्स करने, तो उसको सक्सेस मतलब 8 बार या 9 बार चाहिए मतलब वो सिर्फ एक ही हर्डल नॉक करेगा, या फिर कोई हर्डल नॉक नहीं करेगा। समझ रहे हो ना तुम इस कॉन्सेप्ट को। या फिर इसको उल्टा भी मैं लिख सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है उल्टा लिखने में भी, उल्टा भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। इसको और तरीके से समझाऊँ, इसको सक्सेस मान लो, चलो नीचे वाले को सक्सेस मान लो, दोनों तरीके सही है। नीचे वाले को सक्सेस मान लो, ऊपर वाले को फेलियर। सो योर सक्सेस इज नाउ नॉट क्लियरिंग द हर्डल्स, तुम हर्डल्स को क्लियर नहीं कर रहे, ये तुम्हारी सक्सेस। बट ये बहुत गंदा हो जाएगा सोचने में, ठीक है। मुझे ऊपर वाली सही लग रहा है सोचने में, सक्सेस इज क्लियरिंग द हर्डल, फेलियर इज नॉट क्लियरिंग द हर्डल, ये सोचने में और ज़्यादा ईजी है ठीक है। सो R = क्या हो जाएगा, या तो वो 8 या फिर 9, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों केसेस को। तो ऑब्वियसली आंसर आ गया 9C8 P टू द पावर 8, सो 2/3 टू द पावर 8 इंटू 1/3 टू द पावर 1 प्लस 9C9 2/3 टू द पावर 9 इंटू 1/3 टू द पावर 0। ये सोचने में थोड़ा ज़्यादा सीधा लगता है, रैदर दैन कि नीचे वाले को सक्सेस ऊपर वाले को फेलियर। समझ रहे हो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखते देखते 1.5 घंटे का लेक्चर बन गया और मुझे पता भी नहीं चला। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर। इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसमें अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन से समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, देखो इस क्वेश्चन में 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 white एंड 4 रेड बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन का मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो तुम्हें यहाँ पे दो टेबल्स बनाने हैं, x=xi और यहाँ पे pi। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 3 बॉल्स ड्रॉ किए, 3 बॉल्स ड्रॉ किए, ठीक है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, रेड बॉल्स ड्रॉन का। तो 3 बॉल्स ड्रॉ किए, तो उसमें 0 रेड बॉल हो सकती है, 1 रेड बॉल हो सकती है, 2 रेड बॉल हो सकती है, 3 रेड बॉल्स हो सकती है ठीक है। और इनकी करस्पॉन्डिंग तुम्हें प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी है। चलो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ लिखते हैं यार। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन आर 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। मतलब जो तीनों की तीनों बॉल्स है तुम्हारी वो कैसी है, वाइट वाइट वाइट, है ना, वाइट वाइट वाइट। तुम्हारे पास बॉल्स कितनी थी, 5 वाइट 4 रेड, 5 वाइट एंड 4 रेड। तो पहला बॉल वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/9 इंटू,
अब 4 वाइट हो गई, 4 रेड हो गई, तो अभी भी वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 4/8। अभी 3 वाइट और 4 रेड हो गई तो 3/7। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5/42, 5/42। This will the probability that the 0 red balls are drawn, 5/42। अब एक रेड बॉल ड्रॉन हुई है, एक रेड बॉल मिली है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? एक रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, या तो देखो पहली बॉल रेड हो सकती है, रेड वाइट वाइट, या फिर दूसरी बॉल रेड हो सकती है, या फिर तीसरी बॉल रेड हो सकती है। तो 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे, तीनों केसेस को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। अब पहली बॉल रेड होगी, प्रोबेबिलिटी 4/9 है ना। अब रेड हो गई 3, वाइट हो गई 5, तो 5/8 हो जाएगा वाइट का, और फिर 4/7। ठीक है। अब फर्स्ट बॉल वाइट निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। दूसरी बॉल रेड आई, अभी 4 वाइट 4 रेड है, तो 4/8 और फिर 3/7, है ना। करेक्ट है, मैंने करेक्ट किया है या फिर नहीं? देखो पहला वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 5/9, अभी 4 रेड 4 वाइट है ना, तो 4 वाइट है ना, तो ये 4/7 आएगा। ठीक है। पहला वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/9। सेकेंड भी वाइट है, अभी 4 वाइट 4 रेड है, तो 4/8, और थर्ड रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7। और इन दोनों को सबको ऐड कर दो, आंसर विल बी 10/21। समझ रहे हो? ऐसे ही बनाना होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। थर्ड, x इक्वल टू 2, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 रेड बॉल्स ड्रॉन हो, बताओ? तो 2 रेड बॉल्स कैसे आ सकती है? या तो वाइट रेड रेड, या फिर रेड रेड वाइट, या फिर रेड वाइट रेड, है ना। 5 वाइट और 4 रेड है अपने पास, तो पहली बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 5/9। अभी 4 वाइट 4 रेड हो गई, तो 4/8 इंटू 3/7। नहीं 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 नहीं, पहली बॉल वाइट आई ना, हाँ 4/8 इंटू 3/7 करेक्ट है। नेक्स्ट, पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9, फिर एक रेड बॉल आने की 3/8, और फिर वाइट बॉल आने की 5/7, प्लस पहला बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/9, सेकेंड वाइट आने की 5/8, और थर्ड रेड आने की 3/7। ठीक है। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, यू विल गेट दैट प्रोबेबिलिटी टू बी 5/14, 5/14। और फोर्थ तो तुम ले सकते हो x इक्वल टू 3 जब हो, तब क्या आएगा? सारे के सारे रेड निकल आए यार, रेड रेड रेड, तो रेड 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 मतलब 4/9 इंटू 3/8 इंटू 2/7, सो दिस विल बी 1/21। ठीक है। सो राइट दीज इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 0 आने की 5/42, फिर 10/21, फिर उसके बाद 5/14 एंड 1/21, एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तुम्हारा बन गया नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन का। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली जो ये प्रोबेबिलिटीज़ का सम है ना, ये इक्वल टू 1 आता है, और आना भी चाहिए। 3 बॉल अगर ड्रॉ कर रहे हो तो सारे के सारे 0 रेड बॉल आए, 1 रेड बॉल आए, 2 रेड बॉल आए, 3 रेड बॉल आए, सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे है, तो इनका अगर सम करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा इक्वल टू 1। ठीक है। अब इनमें कुछ टर्म्स होते हैं जो टर्म्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक तो मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन तो तुम्हें पता है, मीन क्या होता है किसी भी, मीन होता है सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा XI, करेक्ट है। सिग्मा FI होता है। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, प्रोबेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो एफ की जगह पे पी को रिप्लेस कर दो, तो मीन क्या आएगा? म्यू। म्यू इज इक्वल टू सिग्मा PI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा PI। तो एक्चुअली सिग्मा PI इक्वल टू 1 हो जाता है। सिग्मा PI इक्वल टू 1 होता है, तो तुम डिनोमीटर को लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। और सिग्मा PI/XI मतलब PI इंटू XI करके सबको ऐड कर दो। यहाँ पे PI इंटू XI करो और ऐड कर दो सबको, दैट विल बी योर मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सभी को? स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा FI इंटू XI माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। बट यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसीज नहीं है, यहाँ पे हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो F को मैं रिप्लेस कर दूंगा P से, सिग्मा PI इंटू XI माइनस म्यू का, तो यहाँ पर भी सिग्मा PI इक्वल टू 1 हो जाएगा।
ऊपर अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, म्यू तुमने कैलकुलेट कर लिया है पहले ही, तो यहाँ पे तुम टेबल बनाओगे म्यू का पहले, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक्सआई में से म्यू को माइनस करके होल स्क्वायर करना है, तो एक्सआई में से म्यू को माइनस करोगे, उसका होल स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे, और फिर पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर करोगे, उन सभी को ऐड करोगे, दैट विल गिव यू योर स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ रहे हो, बहुत सारे इजी इजी कॉन्सेप्ट है यार ये, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड है वेरिएंस, तो वेरिएंस एक्चुअली होता है वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा पी आई। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 है, तो सिग्मा पी आई को लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट फॉर्मूले को अगर याद रखना है तो हम लोग नीचे सिग्मा एफ आई लिखते हैं ना, तो उसलिए मैंने सिग्मा पी आई को वैसे ही रखा है, जिससे फॉर्मूला जब भी हम लिखे तो हमें याद रहे कि ऐसे होता है फॉर्मूला, ठीक है। दीज आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लो, देन आवर लेक्चर इज ओवर। इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। Two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Let x denotes the random variable of number of aces obtained in the drawn cards. Then probability of x equal to 1 plus x equal to 2. तो probability मुझे चाहिए x equal to 1 एंड x equal to 2 की। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो तुमने दो कार्ड्स ड्रॉ किए उसमें एक एस हो, तो दो कार्ड्स में एक एस हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो या तो ये हो सकता है कि पहला कार्ड एस है दूसरा कार्ड एस नहीं है, जैसे कि हम लोग बना रहे थे पीछे रेड और वाइट बॉल का, या फिर ये हो सकता है कि पहला कार्ड एस नहीं है दूसरा कार्ड एस है ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स इक्वल टू 2 मतलब दोनों के दोनों एस है, ओके। शायद वो जो कार्ड्स वाला था ना उसमें 2 to 10 नंबर्स होते हैं, फिर एस किंग क्वीन जैक होता है जितना मुझे याद है अभी ठीक है, फिर भी मैं वेरीफाई करके बता दूंगा, मैं भी बच्चों की तरह भूल जाता हूँ। तो पहला कार्ड एस है दूसरा एस नहीं है, प्लस दूसरा कार्ड एस नहीं है पहला कार्ड एस है, तो पहला कार्ड एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस कितने होते हैं, चार एस होते हैं, ठीक है। एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का, चार एस। तो पहला कार्ड एस नहीं है तो 4/52, अभी रह गए उसमें 51 कार्ड्स, तो 50 ड्रॉन सक्सेसिवली, हाँ 51 कार्ड्स, तो दूसरा कार्ड एस नहीं चाहिए, तो बचे हुए कार्ड्स कितने हैं 48, प्लस पहला कार्ड एस नहीं है दैट विल बी 48/52, और दूसरा कार्ड एस है तो दैट विल बी 4/51, प्लस दोनों के दोनों एस है दैट मीन्स 4/52, और दूसरा कार्ड भी एस है दैट इज 3/51। इसको सॉल्व कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आता है दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। एवरीवन व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 25/169। तो क्लियर हो गया सभी को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बस उसमें दो फॉर्मूलेस तुम याद रख लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शायद मैंने लिखा था, हाँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है कि तुम्हारा सक्सेस होता है और एक फेलियर होता है, ठीक है। सेम जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो इस इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर इसका वेरिएंस है। तो इसके मैं डायरेक्टली फॉर्मूले तुम्हें लिखा देता हूँ, ठीक है। इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आता है, बट डेरिवेशन की अभी ज़रूरत है नहीं। तो मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें इसमें बताए पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है बट फिर भी चलो लिखा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस यू वांट। एंड एन, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज डन, कितने टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो मीन जो होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट मीन इज इक्वल टू एन पी। मीन क्या आता है, एन पी, ठीक है। डायरेक्टली इसके फॉर्मूले से सवाल आते हैं तो लिखा दे रहा हूँ मैं। वेरिएंस, तो जो वेरिएंस होता है इसका,
दैट वेरिएंस विल बी रूट ऑफ एन पी क्यू सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना, तो दैट विल बी एन पी क्यू। और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज इक्वल टू रूट एन पी क्यू। अगर क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इसका डेरिवेशन भी होता है बट अभी ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का वो लेक्चर खत्म होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि लेक्चर कैसा लगा, और कल से हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके लिए प्री रिक्विजिट है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कल आते टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के आना, तभी तुम स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर को समझ पाओगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।